तो जम्मू कश्मीर और झारखंड की हम बात कर रहे हैं। चुनावी रुझानों से पूरी तरह से साफ हो चुका है कि दोनों ही राज्यों में कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती है। जम्मू कश्मीर के रुझान ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जबकि बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी होगी। ऐसे में सरकार या तो बीजेपी पीडीपी या फिर कांग्रेस पीडीपी की बन सकती है। और झारखंड की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, यह तय हो चुका है। चलिए कुछ ग्राफिक्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी तक के रुझान क्या कुछ सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर की सबसे अगर हम पहले बात करें, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी 23 सीटों की बढ़त के साथ। अन्य की बात करें तो अन्य इस वक्त 8 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी वहीं 23 सीटों पर है, कांग्रेस 16 सीटों पर है, एनसी 17 पर है, तो पीडीपी 23 पर और अन्य 8 पर है। ये जम्मू कश्मीर के इस वक्त के रुझान 87 सीटों को लेकर सामने आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम झारखंड की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ये लगभग तय हो चुका है, लेकिन बहुमत से वो दूर नजर आ रही है। 81 सीटों का गणित यहां पर देख लेते हैं। बीजेपी इस वक्त 40 सीटों के साथ बढ़त बनाए है, कांग्रेस यहां पर 4 सीटों के साथ बढ़त बनाए है। वहीं जेएमएम की बात करें, 20 सीटें हैं जेएमएम के पास इस वक्त, और जेवीएम 7 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाए। और अन्य की बात करें तो वो 10 सीटें हैं, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी बन तो रही है, लेकिन बहुमत से दूर नजर आ रही है। फिलहाल अब तक के रुझान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इन स्टैटिस्टिक्स, ये जो हम स्टैटिस्टिक्स की फिलहाल यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद हम स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। रोहित वहां पर मौजूद है, सुधीर वहां पर मौजूद है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोहित, आंकड़े फटाफट पूर्णिमा ने दिखा दिए हैं। इस वक्त की क्या तस्वीर है, रुझान क्या बता रहे हैं। बीजेपी नंबर 2 पार्टी, पीडीपी नंबर 1 पार्टी। झारखंड में बीजेपी का लड्डू बांटना सफल रहा, कम से कम अब चैन से लड्डू खा सकते हैं। जो खाए हैं वो अब ये नहीं रहेगा कि खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए। अब सेलिब्रेशन का पूरा मोड वहां पर है। एक बार खालिद के पास चलते हैं। खालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद, कहाँ इस वक्त आप हैं? काफी हलचल दिख रही है, कुर्सियां उर्सियां लग रही हैं, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, इस वक्त हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के निवास पर खड़े हैं और अभी कुछ ही देर में वो संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। महबूब मुफ्ती जो अध्यक्ष है वो संबोधित करेंगे। निसंदेह ही संबोधित करने का ही समय है, क्योंकि काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की है उन्होंने। करीबन 30-32 सीट का उनको अब अनुमान लगा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पूरी कश्मीर घाटी में एक बड़ी पार्टी उभर कर वो सामने आई है। और अब जो स्थिति सामने आ रही है वो ये है कि पीडीपी सब नंबर 1 पार्टी है और दूसरे नंबर पर बीजेपी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन कांग्रेस जितना बुरा समझा जाता था करेगी लिए उतना बुरा नहीं किया उनने। 15 सीटें लगभग जहां पे उनके रुझान देखने को मिल रहे हैं। और अब ये इशारा भी कहीं ना कहीं मिल रहा है कि पीडीपी और कांग्रेस शायद हाथ मिला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। हालांकि फिलहाल न तो कांग्रेस ने अपने पन्ने खोले हैं और ना ही पीडीपी ने पन्ने खोले। अब शायद यहाँ अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कुछ इस पे रोशनी डाले। लेकिन दूसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खीमे की बात करें तो काफ़ी उनको धक्का लगा है। उमर अब्दुल्ला सोनवार से हारे हैं, बीरवा से वो पीछे चल रहे हैं। श्रीनगर जो उनका मेन बेस्टन था, जहां 8 सीटें पिछले बार उन्हें कब्जा किया था, वहां पर उन्होंने केवल 3 सीटों में अपनी जीत दर्ज की है। 5 सीटें हार गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो आधे से ज़्यादा वो नीचे आ गए हैं। जो 28 का आंकड़ा पिछली बार उनके पास था, अब करीबन 8-9 के आंकड़े पर ही सिमट रही है। उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट कर बधाई दी है सोनवार में जिन्होंने उनको हराया है। लेकिन कहीं ना कहीं हार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामना करना पड़ रहा है। और अब जो स्थिति साफ आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है और सरकार बना सकती है। लेकिन फिलहाल न तो कांग्रेस ने पन्ने खोले हैं और ना ही पीडीपी ने पन्ने खोले हैं। अब आने वाले दिन 1-2 दिन काफ़ी जोड़ तोड़ के रहेंगे। कैसे ये जो चुन के आए हैं विधायक, बैठक होगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो वेटरन पॉलिटिशियन माने जाते हैं, काफ़ी सीरियस पॉलिटिशियन का दर्जा है और एग्जिट पोल में जो सर्वे हुआ था सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री भी हैं वो जम्मू कश्मीर के जो सर्वे में आए थे। तो वो काफ़ी सीरियस राजनेता माने जाते हैं। वो कैसे अपनी जीत को दर्ज करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं। एक और खबर हमें अभी मिली है खालिद, एक और खबर जो आ रही है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला दूसरी सीट से भी हार गए हैं। बीरवा और सोनावर दोनों सीटों से उमर अब्दुल्ला हार गए हैं।
और ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक सदमे वाली बात है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से वो हार जाए। और उमर अब्दुल्ला ने ऐसा किया है। बीरवा से वो हार गए हैं और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी सोनावार, वहां से भी वो हार गए हैं। और सिर्फ हार नहीं गए, एक बड़ी बात यह है कि बीरवा से वो इसलिए उतरे थे कि सोनावार जो है वहां अगर खतरा हो तो बीरवा कम से कम वहां स्ट्रांग रहे, क्योंकि सोनावार उनकी घर की सीट है, उनका घर माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता रहा है और वहां उनको ये संकेत पहले से दिख रहे थे कि उनके लिए सिचुएशन टफ हो सकती है। तो जो दूसरी सुरक्षित सीट चुनी गई थी वहां से भी जनता ने उनको दगा दे दिया या कहिए जवाब दे दिया कि नहीं, हमें माफ कीजिए। दोनों सीटें उनके लिए असुरक्षित साबित हुई, जिनको वो सुरक्षित सीटें सोच रहे थे। और अब हमें उमर अब्दुल्ला के दूसरे ट्वीट का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि एक ट्वीट उन्होंने कर दिया, एक जो कैंडिडेट था उनका अपना लोकल एमएलए, उसको उन्होंने बधाई दे दी है। अब देखते हैं कि दूसरा ट्वीट वो कितनी देर में करते हैं। एक चीज मैं जरूर यहाँ पूछना चाहूंगा, पता नहीं आपसे पूछना जायज है नहीं, लेकिन आप दूसरी नंबर की पार्टी है तो आपसे पूछना बनता है वैसे ये बात। क्या आपको लगता है कि इसका भी बड़ा रोल रहा? 6 साल में उन्होंने ट्वीट बहुत किए लेकिन जनता से जाके बात कम की। देखिए जी, जो लोगों के साथ चलेगा उसको लोग भी ताज पहनाते हैं। उमर साहब 6 साल या तो इन्होंने नौकरी एक फैमिली के अंडर की, दिल्ली सरकार के अंडर, दिल्ली की फैमिली के अंडर सब सर्वेंट रहे, या ट्विटर के एम्प्लॉय बने, बाकी तो उसने कुछ किया ही नहीं। और दूसरी बात उन्होंने अच्छी की कि वो रेंज रोवर गाड़ी में कश्मीर में घूमते रहे, लेकिन कम से कम अपनी गाड़ियों के लिए सड़क तक नहीं बनाई। तो आज लोगों ने एक मैंडेट दिया है और ये मैंडेट हम स्वागत करते हैं और और हम देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फले फूले और एक टोटल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़े। भारतीय जनता पार्टी एक वॉच डॉग, एक अपोजिशन, एक मे बी विल फॉर द गवर्नमेंट की तरफ आएंगे और लोगों के साथ हमेशा चलेंगे। मुझे तो रोहित ये भी डर है कि कहीं उमर अब्दुल्ला ने ये जो ट्वीट किया ये भी पहले से ना लिख के रखा हो। मैं एक चीज आपसे जरूर यहाँ पर पूछना चाहता हूँ सुधीर, सोशल मीडिया इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां बनवा रहा है। सोशल मीडिया के लिए कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो सोशल मीडिया की वजह से चुनाव जीते, और आज हम एक मुख्यमंत्री को डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में हम खुद भी जानते हैं कि उनकी एक्टिविटी जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर थी, तो उनकी हार की वजह भी सोशल मीडिया ही बना। बिल्कुल, और वो आपने इसका जवाब भी अपने बात में दे दिया, क्योंकि जो डिस्कनेक्ट है जमीन पर किया हुआ काम और सोशल मीडिया पर किया हुआ काम, उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे लगा उमर अब्दुल्ला का है, क्योंकि वो नीचे जमीन पर कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार ट्वीट कर रहे थे, और इसीलिए आज उन्हें अपनी हार के बारे में भी ट्वीट करना पड़ा। एक ट्वीट किया उन्होंने और अब दूसरा भी ट्वीट शायद थोड़ी देर के अंदर वो कर देंगे। तो इसका अंदाजा, और जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य हैं, और मुझे लगता है कि विमल जी एग्री करेंगे, इवन झारखंड जैसे जो राज्य हैं, वहां की जनता अभी उस प्रोफाइलिंग में नहीं आई है कि वो ये देखे कि मुख्यमंत्री ने मेरी सड़क नहीं बनवाई, लेकिन मुख्यमंत्री दिन में 15 या 20 ट्वीट जरूर कर रहा है। आई थिंक दीज थिंग्स दे डोंट जेल वेल विद इन दी कॉमन पीपल इफ यू आर नॉट वर्किंग। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। जब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी जब मोदी जी से मिलने गए ना, तो ये खांडस लगा के जाते हैं, वास्कट लगा के जाते हैं दिल्ली में दिखाने के लिए कि मैं जो कश्मीरी मुसलमान हूं। लेकिन कश्मीर में पिछले 6 साल से इसने ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, लीकॉपर, ऐसा कोई कलर और ड्रेस नहीं छोड़ा है कश्मीर को दिखाने के लिए। सो ही बिकेम अ सद्दाम हुसैन इन कश्मीर। आज लोगों ने दिखा दिया कि कैसे हम इन सद्दाम हुसैन को बाहर फेंकते हैं। जी, इसमें आपको कारा साहब इस वक्त एक हमारे साथ हैं। कारा साहब थोड़ी देर के बाद अभी चले जाएंगे, इसलिए एक आखिरी सवाल हम कारा साहब से पूछ लेते हैं। कारा साहब, जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों सीटों से हारे हैं, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? और अभी हमने उनका ट्वीट भी पढ़ा है, एक ट्वीट में तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, दूसरा भी अभी आ जाएगा उनका अपनी हार को अनाउंस करते हुए। आपको क्या लगा एक मुख्यमंत्री जो 2 सीटों से लड़े जम्मू कश्मीर में और दोनों जगह से हार जाए? देखिए, इससे पहले कि हम उनकी हार की वजूहात के बारे में बात करें, हमने पहले भी आपसे बताया कि जिस दिन उन्होंने गांदरबल को, जो उनकी ट्रेडिशनल सीट थी, उनकी फैमिली की सीट थी, मरहूम शेख साहब वहां से लड़के आया करते थे, जिस दिन उन्होंने वो छोड़ने का फैसला किया उसी दिन वो हार चुके थे। उसके बाद में उन्होंने जो 2 सीट्स, एक के बजाय 2 सीट्स जो उन्होंने सिलेक्ट की, यानी फैसला किया कि हम 2 सीटों पे लड़ेंगे, उससे उनकी कमजोरी ये सामने आ गई। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ 2 सीट पे हारे, वो 3 सीट पे हारे हैं इस वक्त। जिन भी सीट्स चाहे वो छोड़ी या लड़ी, वो हार चुके हैं। रहा सवाल उनके हारने की वजूहात का,
तो राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट सबसे पहला सबसे बड़ी बात जो उनकी ये रही कि वो उनकी एंटी पीपल पॉलिसीज थी, नंबर 1। नंबर 2, वो लोगों से डिस्कनेक्टेड थे। उनका जो एटीट्यूड रहा वो मोर ऑफ ए कॉर्पोरेट टाइप ऑफ गवर्नेंस था। वो रेंज रोवर की खिड़की से बाहर देखते थे लीडर की हैसियत से। और उसके अलावा जो उनकी, हाँ जी, मैं कह रहा था उनकी जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसमें से बैठ के वो जम्मू कश्मीर को देखा करते थे उस शीशे के सामने, तो उससे एक आदमी की वो जो नजर है बदल जाती है। वेल आई वुड नॉट लाइक टू गो टू दैट, नहीं मैं खैर उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है। उसका सिर्फ गवर्नेंस पार्ट ही नहीं है, देयर आर अदर पॉलिटिकल इश्यूज। और उमर साहब ने हमेशा कोशिश की पॉलिटिकली फ्लिप फ्लॉप करने की कोशिश की उन्होंने। कश्मीर में जिस वक्त वो बात किया करते थे तो वो कुछ और अंदाज में बात करते थे, जम्मू में कुछ और अंदाज में, दिल्ली में कुछ और अंदाज में। ये ट्रेडिशनल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटी रही है कि उन्होंने जो है हमेशा लोगों को डिफरेंट कंफ्यूजन्स में डाल के रखा है। तो लेकिन आज की जहां तक ताल्लुक है आज के लोगों का, स्पेशली यूथ को उन्होंने 2008 के इलेक्शंस में काफी एक्सप्लॉइट किया, उनको मुख्तलिफ सॉप्स देने के नाम पे। लेकिन उसके बाद में अगर आप किलिंग्स का देखें, 2010 में जो किलिंग्स हुई, 126 लोग मरे। आसिया और नीलोफर का जो वहां पे शुपिया में हुआ, उस वक्त उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए। उनका जो गवर्नेंस डेफिसिट था वो बिल्कुल क्लियर लगता था ग्राउंड पे। और दूसरा, उन्होंने जो एक कोशिश की कि सेंटर और स्टेट के दरमियान में एक वो डिवाइड क्रिएट करें सो दैट उनकी रेलेवेंस यहां पे बनी रहे। देखने को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको जो एज ए पर्सन उमर अब्दुल्ला साहब जो है उसको पूरी तरह से वो होल्ड नहीं कर सके। अब आपको क्या लगता है इन दोनों सीट हारने के बाद, और अभी जो हमें दिख रहा है कि 10-11 सीटें ही एनसी की आ रही हैं अभी? हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सीटें वो हार गए हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 10-11 सीटें अभी आ रही हैं। आप उनका क्या भविष्य देखते हैं अभी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डाउनफॉल है वो कंसिस्टेंट डाउनफॉल है। और यहां पे रियासत जम्मू कश्मीर में अगर रीजनल पार्टी को देखा जाए, यहां पे रीजनल एस्पायरेशंस को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी ने जो एक अपने लिए स्पेस बनाई है एक रीजनल पार्टी के हैसियत से, उस हैसियत से मेरे ख्याल में पीडीपी हैज ओवरटेकन नेशनल कॉन्फ्रेंस एज फार एज द रीजनल एस्पायरेशंस, रीजनल पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। और एस्पायरेशंस लोगों को जो है वो पीडीपी के साथ वो समझते हैं कि कारा साहब, आखिरी सवाल, क्या अब हम ये मान लें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अगले मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, एक्सक्यूज मी। क्या हम मान लें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अब अगले मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के? देखिए, रिजल्ट्स का हमें इंतजार करना है, लेकिन जहां तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, हमने तो पहले से ही मुफ्ती साहब को एज चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। और बाकी कॉम्बिनेशंस, फर्मेंटेशंस जो हैं वो शाम तक क्लियर हो जाएंगे रिजल्ट्स, और उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठ के उसके ऊपर बहस करेगी। कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेने से पहले विमल जी, आपसे एक फीडबैक हम ये लेना चाहेंगे ब्रांड मोदी, क्योंकि चुनाव के बारे में जब विश्लेषण हो रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि ये ब्रांड मोदी के हिसाब से इसको देखेंगे, मोदी वेव चली नहीं चली, मोदी फैक्टर कितना काम किया। ब्रांड मोदी के लिए ये जो 2 राज्यों में चुनाव है, इससे ब्रांड मोदी और ज्यादा चमकेगा या थोड़ा डेंट लगाए? दोनों राज्यों के जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उनसे ब्रांड मोदी और बढ़ रहा है। और 18 सीट थे बीजेपी के झारखंड में, और लोकसभा के बढ़त से आपको तुलना करना उचित नहीं होगा। लोकसभा का इलेक्शन दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है, असेंबली का इलेक्शन दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो 18 से 41 तक का जो सफर है ये ब्रांड मोदी के चलते हुआ है झारखंड में।
कश्मीर में जो हालात हैं वो सब आप सुन ही रहे हैं। वो ऐसे हालात नहीं थे कि बीजेपी जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगह स्वीप कर देता, और जो नतीजे आए हैं, एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी उभरा है, तो ब्रांड मोदी तो चमका। नरेंद्र मोदी अगर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से ही कहें कि भाई देखिए मेरे नाम पे मैं 18 से 41 तो ले आया, आपको 11 से 25 कर दिया, बाकी खुद का थोड़ा छोटा मोटा काम खुद भी कर लो, 41 से 45 तो खुद कर लेते, या 25 से 35 अब आगे खुद भी मेहनत कर लेते। उस पर मेरा विचार यह है कि उसको डाइसेक्ट करना कि 18 से 41 की जो जर्नी हुई है वो एग्जैक्टली कितना क्रेडिट ब्रांड मोदी को है और कितने वहां के वर्कर्स का मेहनत है, ये बड़ा मुश्किल है टू डाइसेक्ट। और पॉलिटिक्स एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और आगे बढ़ोतरी और आगे अपने सीट्स बढ़ाने का मौका फिर मिलेगा। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कंफ्यूजन है, जम्मू कश्मीर में जो मैच है बेहद दिलचस्प है, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। लेकिन झारखंड में मैच का फैसला पहले ही हो चुका है, कुछ घंटे पहले ही मैच का फैसला हो चुका था, और हम झारखंड से आपको ये बता सकते हैं कि बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाएगी। हो सकता है 2-4 सीटें उन्हें उधार लेनी पड़े इधर उधर से, वो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि मिशन 44 का जो पूरा फॉर्मूला था वो जम्मू कश्मीर में उस हिसाब से नहीं चला। आप टैली अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, उस टैली में आप देख पाएंगे कि जो मिशन 44 है वो 26 पर आकर रुक गया है। लेकिन पीडीपी नंबर 1 पर बनी हुई है, 31 सीटें पीडीपी के पास हैं, और अगर पीडीपी 5-6 सीटें और जीत ले तो पीडीपी और कांग्रेस बहुत आराम से जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बना सकते हैं। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये है। जी, एक विमल कीर्ति सिंह जी, हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे उस पर एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूं। हमने बीच में जिक्र भी किया, झारखंड में 41 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, लेकिन जितने भी बड़े बड़े चेहरे रहे हैं, खासतौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लगभग सभी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मधु कोड़ा हार गए, उनकी पत्नी चुनाव जीत रही है। सुदेश महतो पीछे, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो हार गए, बाबूलाल मरांडी पीछे। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन 2 सीटें लेकर चल रहे थे, एक पर जा रहे हैं बाहर और एक पर वो चुनाव जीत रहे हैं। ये इसके पीछे क्या गणित देख रहे हैं? अर्जुन मुंडा जी भी पीछे चल रहे थे जी। अगर आप इसको एक ट्रेंड के रूप में देखें तो मधु कोड़ा जी चीफ मिनिस्टर थे, बाबूलाल मरांडी जी चीफ मिनिस्टर थे, सुदेश महतो जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सालों रहे। तो एक तरह से ये जो अपेक्षाएं होंगी लोगों की कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, आप हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके अनुपात में आपने अपने क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए काम किया या नहीं किया, तो जनादेश तो जो भी हो सिरोधार्य है, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला दोनों सीट से हार गए जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप नहीं उतरे हैं तो ये एक जनादेश आ रहा है। क्या इसको हम ये माने कि अब जो जनता है वो एक संदेश देना चाह रही है कि ये जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, या जनता इनसे बोर हो चुकी है, बड़ा नाम नहीं चाहिए जनता को, नया नाम चाहिए जो कि काम कर सके, मे बी अ लो प्रोफाइल लीडर। मैं तो चेहरे की बात भी नहीं कर रहा हूं, जनता बोल रही है डिलीवरी करो, जो डिलीवरी करेगा वो हमारा लीडर है, उसको वोट मिलेंगे। चंदन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, और पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन जी। चंदन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, लेकिन दोनों ही खबरें ये जरूर बताती हैं कि कांग्रेस अब महत्वाकांक्षी नहीं रही। कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं अब वो आसमान से गिरकर वापस जमीन पर आ गई हैं। यानी कांग्रेस अब ये कह रही है कि अगर हमारी 12 सीटें भी अगर आ गई जम्मू कश्मीर में तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार 17 थी, इस बार 12 है। हम गिरे तो हैं लेकिन उतनी बुरी तरीके से नहीं गिरे जितना हमने खुद ने सोचा था। इसी तरीके से झारखंड में भी आप साफ हो गए हैं, यानी अदर्स, देखिए स्थिति ऐसी आ गई है कि अदर्स भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले रहे हैं। झारखंड में अदर्स 10 हैं और कांग्रेस 7 है, और थोड़े दिन में हो सकता है कि हम लोग जब दिखाएं तो कांग्रेस को अदर्स में ही डाल देंगे। हाउ इज द सिचुएशन? देखिए सुधीर जी, ये बातें प्रधानमंत्री भी जब जम्मू कश्मीर की रैली में, खास करके जब जम्मू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त जम्मू एंड कश्मीर बनाना है, तो जनता ने देखिए किस तरह का मतदान जम्मू इलाके में दिया। देखिए जो मेन डिबेट करने वाली बात है इस चुनाव से वो ये है, मुझे लगता है कि बिना सूदसेर बने, बिना भविष्यवाणी किए, बिना वैचारिक मुक्त भारत
की सपना देखे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस दोनों चुनाव के इस माने में देखती है कि मोदी जी ने जिस वादे और सपने के साथ जनता ने इनको प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित किया था, उससे कहीं ना कहीं उसमें एक रिफ्ट वैली आ गया है। उनका असली चेहरा, उनका मुखौटा गिर करके जनता के सामने आ गया है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो या झारखंड में हो। आप अगर लोकसभा के आंकड़े देखेंगे कि उनको कितना प्रतिशत वोट मिला था, कितने असेंबलीज में वो आगे चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। तो कांग्रेस जनता गेम क्यों ये नहीं कर संदेश रही? दे रही है मोदी जी को कि आप कृपया करके संसदीय लोकतंत्र में विश्वास कीजिए। जनता ने पावर संविधान और संसदीय लोकतंत्र को दिया है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया है। चंदन जी, लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, इस स्पेस को भरे। आप बदलाव करना बंद कीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, आप जो चुनाव का क्या रिजल्ट है, मेन मकसद क्या निकला है, मिशन 44, झारखंड में 50 सीटें, तो जनता ने उनको क्या सबक दिखाया कि मोदी जी आपने जो लोकसभा में जो आपने मेजॉरिटी लाई, उसका संदेश था आप विकास आप करेंगे। आप कर क्या रहे हैं? आप देखिए कितने विवादित, देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। काले धन तो लाए नहीं, काला धन अपने अच्छा चुनाव चंदन जी, प्रचार में उपयोग कर रहे हैं। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जनता को जो सरकार ने इंपावर किया था, उससे पावर अब छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब भी हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करते हैं, 10 में से 9 मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, 1 मिनट अपने बारे में बात करते हैं, और राहुल गांधी के बारे में 1 सेकंड भी बात नहीं करते। होना चाहिए उल्टा, 10 में से 9 मिनट आप अपने बारे में बात कीजिए, 1 मिनट नरेंद्र मोदी के बारे में बात कीजिए। अब आप देखिए, हम सुबह से जिस भी कांग्रेस के नेता से हम बात कर रहे हैं, ही ओनली टॉक्स अबाउट नरेंद्र मोदी। सुधीर जी राहुल जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो झारखंड में क्या कहे लोगों की जनता से कि यहां पर हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता के पास पावर ना रहे। नरेंद्र प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप अपना पावर उन्हें दे दे। आप मनरेगा में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लैंड एक्विजिशन बिल में खिलवाड़ करना चाहते हैं, कुछ खास करोड़पति उद्योगपति को आप मदद करना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा, जनता ने रेजोनेट किया। संथाल परगना की जनता ने इनको ये क्या, पीडीपी से आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, पीडीपी के बारे में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा। तो ये राजनीतिक सिर्फ सत्ता के लिए करते हैं, इनका ना तो कोई वैचारिक संघर्ष है, ना विचारधारा से लेना देना नहीं है। जब चाहे मुखौटा पहन लेना है, जब चाहे उनको उतार देना है। अपने वादे किए, अपने सपने दिखाए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। चंदन जी, इनकी जनता के सामने आ रही है। चंदन जी, पब्लिक ने 5 साल दिए हैं आपको, कि आप पब्लिक को वापस ये बात समझाएं कि इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और आपने बेवकूफ बन के इनको वोट दिया। लोग वैसे इससे नाराज भी हो जाते हैं अगर आप उनको बेवकूफ कहें, और एक बार नहीं बार बार कहें। पहले लोकसभा के बाद कहें, फिर महाराष्ट्र में कहें, फिर हरियाणा में कहें, फिर झारखंड में कहें, तो लोगों को उससे गुस्सा भी आ सकता है। मैं वापस आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा, फिर से अपनी बात रखिएगा, प्लीज फिर से रखिएगा अपनी बात। हम एक छोटे से ब्रेक पर हैं, लेकिन एक खबर बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं, वो ये कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा मझगांव सीट से हार गए, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी गिरिडीह से हार गए, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा खरसावां से पीछे चल रहे हैं, हेमंत सोरेन 1 सीट जीत चुके हैं और 1 सीट से पीछे चल रहे हैं। ये कुल मिलाकर गणित है झारखंड का, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े चेहरे जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, उनको भी जनता अब आईना दिखा रही है।